नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्य मिश्रा फिर से आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं एक नए टॉपिक के साथ। ये उन प्रशिक्षु उन साथी के लिए है जो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम सक्सेसफुली उन्होंने दे दिया है और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में वो लगने वाले हैं। ठीक है, ये चैनल निरंतर प्रयास कर रहा है आपकी सहायता के लिए और हम प्रयासरत हैं कि आपको हर वो सुविधा हर वो जानकारी दी जाए जिसके आप हकदार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करूंगा। आज का टॉपिक आप थंबनेल पे देख पाएंगे कि सबसे पहले टीचिंग स्टडी कैपिटल, डीएलएड स्टडी कैपिटल, इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए। अगर टेट सीटेट की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी, डीएलएड से ओरिएंटेड सारी चीजें जो भी है, जो भी अपडेट्स आएंगे वो इस चैनल पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगी जल्दी से आपको पाने के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को टैप करके ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी ज्वाइन करें उस व्हाट्सएप चैनल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम फोर्थ सेमेस्टर का, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप कहीं भी ऐसा नहीं आपके मन में संदेह होगा कि क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि मैं केवल आपको विषय बताकर नहीं चला जाऊंगा कि कौन कौन से आपको विषय पढ़ने हैं। उनके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक टॉपिक को बताऊंगा और कहाँ से प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी दिया हुआ है, तो जो आपके जूनियर होंगे जो अभी सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी में लगने वाले हैं उनको वो वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आज बढ़ते हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सैद्धांतिक विषय जिसमें आपको पढ़ना होता है, ठीक है, सिद्धांतों को पढ़ना होता है, सारी चीजें आपको रिटर्न में देना होता है। प्रायोगिक विषय वो होता है जिसमें आपके प्रैक्टिकल वगैरह होता है। तो सैद्धांतिक विषय थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो मैं आज बात करूंगा, उस तरीके से कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला आपका जो होता है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास। जैसे आप मतलब आरंभिक स्तर का मतलब 1 से 5 तक में क्या क्या चीजें आपको पढ़ाना चाहिए उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। भाषा में आपको क्या पढ़ाना है, गणित के पठन में क्या, लेखन में क्या त्रुटि, क्या कैसे समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व, ठीक है, उद्देश्य, उपयोगिता, वर्ण शब्द वाक्य, ध्वनि का अध्ययन, स्वरों तथा व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना, ठीक है, दिए गए निर्देश संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविता कहानी, लोक गीतों आदि निहित भावों तथा विचारों को सुनकर समझना। अब ये सारी चीजें आपकी मतलब अब आप जितना आपको पढ़ना था वो पढ़ लिए हो। ठीक है, अब आपको पढ़ाना सीखना है कि कैसे क्या क्या चीजें हम सिखाते हैं और इसका क्या क्या महत्व होता है। ठीक, आगे बात करते हैं हिंदी या अंग्रेजी की सभी ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। ये सबसे जरूरी है आजकल के जमाने में, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये दोनों भाषाओं का ज्ञान आपको कैसे कराना है बच्चों को, ये आपको सीखना होगा। लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचानकर शुद्ध रूप में पढ़ना। ठीक है, पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक चिन्हों को पहचानने हेतु विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ाना। ठीक है, अब बताइए इसमें आपके उनकी बात हो रही है जो आपके विस्मयादि बोधक होता है, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, विराम चिन्ह के बारे में आपको पढ़ना है। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचान कर एवं पढ़ना एवं लिखना। ठीक है, पहचानना एवं पढ़ना, माफ कीजिएगा। लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप में लिखना। जैसे आप देखते हो कि कोई कोई बच्चा दोनों जैसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों अच्छा लिखता है। कुछ बच्चे क्या है, हिंदी लिखेंगे अंग्रेजी नहीं लिख पाएंगे, कुछ अंग्रेजी लिखेंगे हिंदी नहीं लिख पाएंगे, कुछ दोनों नहीं लिख पाते हैं। तो उसका आपको कैसे उनको टिप्स वगैरह बताना है, कैसे अपना अनुभव शेयर करना है। आपका खुद का भी जो राइटिंग है वो अच्छा होना चाहिए, लेखन अच्छा होना चाहिए, ताकि आप बच्चों को बता पाए कि कैसे इसको हम सुधार सकते हैं। ठीक, अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। ठीक, संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। अब मान लीजिए संख्या से पूर्व आपको कैसे बच्चों को तैयार करना है, वो सारी चीजें 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना, लिखना। संख्याओं को क्रमबद्ध करना, जैसे मान लीजिए कोई 7 8 3 5 8 कर दिया, बताइए उसमें कैसे हम बड़े से छोटा असेंडिंग
सॉरी डिसेंडिंग, और छोटे से बड़ा असेंडिंग, आरोही आरोही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये सिखाना होगा बच्चों को कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में पहले किसको लेते हैं नंबर, कौन सा छोटा लेते हैं, कौन सा बड़ा, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाना होगा। क्योंकि अभी आप वर्तमान में अगर आप टीचर बनते हैं तो एक वेल एजुकेटेड टीचर और सारी टेक्नोलॉजी से आप परिचित रहेंगे, तो उस हिसाब से अपने बच्चों को ज्ञान कराएंगे ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। तो गणितीय संक्रियाएं मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये गणितीय संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। इकाई, दहाई तथा सैकड़े का ज्ञान। अब बढ़ते हैं आगे। एक आपका जो है सक्सेसफुली आपने एक जो है विषय को पढ़ लिया, उसका पाठ्यक्रम पढ़ लिया है, ठीक है, ज्ञान हो गया आपको। अब शैक्षिक प्रबंधन, ये आपका जो होता है ना, जैसे आप प्रमोट होते हो, बड़े पोस्ट पे जाते हो, टीचर बने, फिर स्कूल के हेड बन गए, उसमें तो उसमें आप किस किस चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए दूसरा प्रश्न पत्र आपका होता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। इसमें क्या क्या है, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ आवश्यकता एवं महत्व, ठीक है, आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ आवश्यकता एवं महत्व, ठीक है। मैनेजमेंट का क्या रोल होता है ये आपको पढ़ना है। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र कौन कौन सा होता है, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, जिसमें विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा उपकरण, पेयजल, शौचालय, ये भौतिक संसाधनों का आपका प्रबंधन होता है, ठीक है। उसमें ये शिक्षक, बच्चे, समुदाय, ठीक है, शिक्षा समिति, एक टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए, विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक, महिला प्रेरक दल। ये देखिए समुदाय का मतलब होता है, इसमें इतनी चीजें आती हैं, ग्राम शिक्षा समिति आता है, विद्यालय प्रबंधन समिति आता है, शिक्षा अभिभावक संघ आता है, मातृ शिक्षक संघ और महिला प्रेरक दल, ये सारे समुदाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वित्तीय प्रबंधन आपका कैसा होना चाहिए, विद्यालय के अनुदान जैसे, ठीक है, टीएलएम ग्रांट, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर। विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, ग्राम पंचायत निधि से, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान, इसको कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे खर्च करना है, ठीक है, उसके बारे में आपको समझना है कि किस किस तरीके से जो चीजें आती हैं उसको कहाँ आय जो आया है उसको व्यय कैसे करना है, एक्सपेंडिचर आपका कैसा होना चाहिए, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। शैक्षिक प्रबंधन, हमने बात अभी तक वित्तीय प्रबंधन की बात की, भौतिक प्रबंधन की बात की, अब शैक्षिक प्रबंधन में कक्षा कक्ष प्रबंधन, ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, जो ऊपर लर्निंग कॉर्नर एंड पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी के नाम से हम जानते हैं जिसको, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, ठीक है, और संदर्शिकाएं, ठीक है, संदर्शिकाएं, शब्दकोश का प्रयोग एवं समय प्रबंधन, समय सारणी का निर्माण व प्रयोग। अब जैसे आजकल के जमाने में सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट होना चाहिए स्कूल में, समय प्रबंधन का होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी सिखाएं, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाते जा रहे हैं, और आपके स्कूल का दिनचर्या कैसा है, उसमें आप क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा करा लेते हैं बच्चों को, वो बहुत जरूरी काम है। 1 या 2 अध्यापकों वाले विद्यालय हेतु समय सारणी, ठीक है, 3 या 4 अध्यापकों वाले विद्यालय हेतु समय सारणी, 5 अध्यापक वाले विद्यालय हेतु समय सारणी। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, जैसे मैं अब बताया एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रम, वाद विवाद, ठीक है, निबंध आदि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, सत्रांत समारोह, ठीक है, एनुअल फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं हर साल, जो वार्षिक उत्सव के नाम से हम जानते हैं। सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन, जैसे विद्यालयी सूचनाओं का संकलन, ठीक है, विश्लेषण एवं अभिलेखीकरण। विद्यालय अभिलेख के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अब देखिए ये आपको अभिलेख का कितने प्रकार ये जानना है, ठीक है, विद्यालय अभिलेख के कितने प्रकार होते हैं ये आपको जानना होगा। तो विद्यालय अभिलेख के कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले होता है अध्यापक उपस्थिति, और ठीक है, अध्यापक उपस्थिति और पंजिका, जैसे आप टीचर की अटेंडेंस रजिस्टर आपके पास अब तो डिजिटल हो गया है, अब हर जगह पे वो टैब वगैरह से, फोन वगैरह से होता है अटेंडेंस, अब बहुत नहीं है लेकिन इसका भी रिपोर्ट जाता है सरकार के पास, ठीक है।
इसका भी रिपोर्ट सरकार लेती है कि कौन टीचर कितने समय में आ रहा है, कितना समय दे रहा है। ये हो गया आपका अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, SMC पंजिका रजिस्टर, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति आय, ये सारी चीजें आपके पास लिखित तौर पे उपलब्ध होनी चाहिए। जितनी भी चीजें मैंने आपको पहले बताया प्रबंधन में, उसका अभिलेख इस तरीके से होना चाहिए। विलेज एजुकेशन कमेटी मीटिंग रजिस्टर आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। और मातृ शिक्षक मदर टीचर कॉन्टेक्ट रजिस्टर आपका होना चाहिए। गार्जियन टीचर कॉन्टेक्ट रजिस्टर, अभिभावक शिक्षक संपर्क पंजिका होना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका, जैसे आप मान लीजिए कोई TLM, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए बच्चों के लिए चार्ट पेपर वगैरह आपने मंगाया है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम उसमें लिखित तौर पे लिख सकते हैं कि हम सरकार से आगे ये समस्या सुलझा सकें कि TLM में क्या क्या चीजें हमें चाहिए अपने विद्यालय के लिए। उसको लिखित तौर पे अगर आप लिखते हैं तो आपके पास भी प्रमाण रहेगा कि हमने ये चीज मंगाया है, और आप भविष्य में उस पर क्लेम कर सकते हैं कि सर हमने ये चीजें मंगाया है और हमारे विद्यालय में ये उपलब्ध है। ये लिखित तौर पे उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री की हमने बात कर लिया। और स्टॉक पंजिका, जैसे आपके विद्यालय में कुछ चीजें आती हैं, मान लीजिए कोई वितरण के लिए बुक ही आया, तो उसकी भी एक आपके पास सूची होनी चाहिए, स्टॉक पंजिका जिसको बोलते हैं, स्टॉक रजिस्टर, फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, ठीक है। निःशुल्क गणवेश, जैसे यूनिफॉर्म गणवेश आप समझ नहीं पा रहे होंगे, आपको बोलते हैं जैसे क्या होता है, यूनिफॉर्म को बोलते हैं, ठीक है, उसका भी आपके पास लिखित तौर पे रजिस्टर होना चाहिए। बाल गणना परिवार, ये देखो आप ध्यान से इसको सुनो, आपको लगेगा कि क्या ही इतना हमको पढ़ना है, लेकिन इतने प्रकार के अभिलेख होते हैं, आपसे इस पे प्रश्न भी बनेंगे। बालकों के जन्मदिन की पंजिका, ये सब तो कोई करता नहीं है, लेकिन होना चाहिए। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। और आप अगर बनोगे टीचर तो ये सारी चीजें फॉलो करना, क्योंकि आप ये पढ़ के जा रहे हो, ऐसे ही नहीं चले गए हो कि टीचर की कुर्सी पे हमको कोई जाकर जबरदस्ती बैठा दिया गया। आपको ये चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं कि आप जाकर इसको अप्लाई कर सके अपने विद्यालय में। स्वास्थ्य परीक्षण, जैसे कोई हेल्थ चेकअप फ्री का आप करा रहे हो तो उसका भी पंजिका होना चाहिए, ठीक है। ये अभिलेख के मतलब प्रकार है। छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, ठीक है। अनुश्रवण निरीक्षण पंजिका, जैसे मॉनिटरिंग, ठीक है, इंस्पेक्शन, जैसे कोई आया आपके विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए, वो सारी चीजें आपके लिखित तौर पे उपलब्ध होनी चाहिए, कौन आया, किस पर्पस से आया। MDM कन्वर्जन कॉस्ट एवं खाद्य, ठीक है, इसका रजिस्टर होना चाहिए। कोटेशन का रख रखाव, टेंडर प्रक्रिया, आवागमन, जो आपके आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, आदेश पंजिका, MDN वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब इतनी प्रकार के अभिलेख के प्रकार थे आपके, ज्यादातर आपको अभिलेख के प्रकार और चीजों का मैनेजमेंट सीखना है दूसरे पेपर में। पहले पेपर में आपको ये सिखाना है बच्चों को कि कैसे हम उनको ध्वनियों, व्यंजन और स्वर का ज्ञात कराएंगे, और गणित की संख्याओं में हम कैसे उनको सारी चीजें बेसिक से बताएंगे। अब आपका तीसरा पेपर जो आप पढ़ते आ रहे हो वो विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान में जैव विकास, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं उसके घटक पढ़ना है, जैविक व अजैविक घटक, ठीक है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ठीक है, और पारिस्थितिकीय पिरामिड, ठीक है। खनिज एवं धातु, अयस्क धातु का निष्कर्षण धातु तथा अधातु में अंतर, आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी, विद्युत ऋणात्मकता, ये ठीक है, आवेश के प्रकार, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। विद्युत धारा व इसके उपयोग, चुंबकत्व, चुंबकत्व के गुण, उपयोग, पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार, विद्युत चुंबक, ये सब की पढ़ना। अभी आप नए नए टॉपिक हर सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी नए टॉपिक ही पढ़ना है। रक्त की संरचना, रक्त वर्ग, रक्त बैंक, रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां, रक्त पीड़ित सामान्य रोगों की जानकारियां, एड्स व हेपेटाइटिस बी, सामान्य जानकारी, कारण, लक्षण, बचाव की, ठीक है, ये सामान्य चीजें आपको पढ़ना है, उसको अवगत कराना। इसके लिए आपको लोगों को जागरूक करना। सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, ये आपका तीसरा भी खत्म हो गया। आपका चौथा नंबर का आ गया गणित, जो आप पढ़ते आ रहे हो। इसमें करणी, करणीगत राशि, ठीक है, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल, ठीक है। किसी सिक्के के उछालने पर चित्त या पट के ऊपर, ये प्रोबेबिलिटी हल्का सा आपको पढ़ना है। संभावना का संबोध,
अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आशा करते हैं कि इस चैनल पे आप भरोसा करते होंगे, तो इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, टीचिंग स्टडी कैपिटल एंड डीएलएड स्टडी कैपिटल, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा फर्दर ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए, ठीक है। सही समय पर सही जानकारी के लिए आपको वो करना होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसको जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा, और ये दोनों चैनल को दबा करके घंटी वाला जो है, ये टन वाली घंटी जो है आप जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्रम में। किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना से तात्पर्य है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता से ये है। 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध क्या क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना, त्रिकोणमिति, ये नया आपका जुड़ गया है, ठीक है। जुड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन ये एकदम बिल्कुल भी नया है। ट्रिग्नोमेट्री, अनुपातों की अवधारणा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 तथा 90 के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना, लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, वर्ग समीकरण, ठीक है, ठीक है। और के रूप में ये, जैसे मान लीजिए ये एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, इसको आपको इसके रूप में हल करके एक ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 का हल गुणनखंड विधि से कैसे करना है, ये सारी आपको जानकारी सीखनी है। दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, युगपद समीकरण, समलंब का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध, वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का अर्थ, इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध, चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब, इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन, चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। आते हैं आपका 5वां नंबर का, जो सामाजिक विषय आप पढ़ते आ रहे हो। 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास, ठीक है। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन, सर सैयद अहमद खां के बारे में आपको पढ़ना है। जितने आंदोलन और 1857 की आपकी क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जन्म बंग भंग आंदोलन जो था, रोलेट एक्ट क्या था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है, काकोरी कांड, स्वराज्य दल, साइमन कमीशन, बारदोली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, जिन्ना की 14 शर्तें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता की प्राप्ति, ठीक है। ये हिस्ट्री का भी पार्ट आपको ये पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार एवं उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का, नरम दल और गरम दल के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसी की बात कर रहे हैं, उदार एवं उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दाराभाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन में क्या क्या आपको पढ़ना है। जलवायु एवं मौसम में अंतर एवं जलवायु के प्रभावित करने वाले तत्व, भारत के प्राकृतिक प्रदेश बनावट, जनजीवन, कृषि, उद्योग, धंधे, प्रमुख राज्य व नगर, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश विस्तार, प्रमुख नगर, जनजीवन, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई, उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात निर्यात एवं उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक विरासत, कलाएं, मेले, त्योहार, तीर्थ स्थान, विरासत का संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, अर्थ प्रकार एवं रोकथाम, संयुक्त राष्ट्र संघ गठन, अंग और कार्य, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं सिविक्स के बारे में। जनगणना, नागरिक सुरक्षा, सरकार के विभिन्न जनहित, भारत प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाएं, गैर सरकारी, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी जिसको NGO कहते हैं, विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, आतंकवाद, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान, भारत के शांति प्रयास, गुट निरपेक्षता की नीति, पंचशील के सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति के प्रयास, भारतीय राष्ट्रीयता अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, ये आपको पढ़ना है। गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व,
माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास एवं भारत में जननी की प्रवृत्तियां, जन्म एवं मृत्यु दर, लिंग अनुपात, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भारत में गरीबी के कारण, भारत में गरीबी रेखा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बेरोजगारी प्रकार, बेरोजगारी उन्मूलन पर वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, साक्षरता दर, ये आपको पढ़ना है। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा की समस्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य, प्रसार, भारतीय खाद्य निगम, लक्षित व सार्वजनिक वितरण योजना, एकीकृत बाल विकास योजनाएं, ICDS, ठीक है, ये सब फुल फॉर्म भी पूछता है डायरेक्ट, दोपहर भोजन, मिड डे मील, MDM जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमंडलीकरण तथा सांख्यिकी परिचय, आंकड़ों का प्रदर्शन, महत्व, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, ये पूछा है आपसे, ये आपसे पूछेगा, इससे प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंदी के बारे में। अभी तक आप लोगों ने 5 सब्जेक्ट का जान लिया है, छठा सब्जेक्ट हमारा हिंदी के, जैसे एज इट इज चलता आ रहा है, छठा हिंदी ही रह रहा है, उसके आगे पीछे वाले बदल रहे हैं एक आध दो। जिसे अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन, जैसा आप कैसे शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम जानेंगे। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक को समझकर पढ़ना, दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, ठीक है, जीवनी क्या होती है, आत्मकथा, पत्र लेखन, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन व अध्यापन कार्य, अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्यापन, नीति श्लोकों का कंठस्थ कराना, संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि हेतु कठिन शब्दों को चुनना, संकलन करना और वाक्य प्रयोग करना, ठीक है, इतनी चीजें आपको हिंदी में पढ़नी है। अब बात करते हैं आपका दूसरे और चौथे सेमेस्टर में अंग्रेजी विषय भी होता है, उसकी बात कर लेते हैं। आपका ये जो है 7वां सब्जेक्ट है, ठीक। अब इसमें भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर में भी ये है, स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक क्या होते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक अनाउंसमेंट, टीवी न्यूज वगैरह क्या होता है, ठीक, इसकी हम बात करेंगे। कंटेंट स्पेसिफिकेशन में आपका ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट आ जाता है, टेंस आ जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी बात करता है। ग्रामर में आपकी प्रीपोजिशन, कंजक्शन, राइटिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स, लेटर एप्लीकेशन, फिलिंग अप द फॉर्म, लेसन प्लानिंग, ये सारी चीजें आपके इंग्लिश में है, ठीक। अब बात करते हैं ये आपका 8वां सब्जेक्ट और आपके लिए नया सब्जेक्ट, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, जिसमें आपको शांति शिक्षा के बारे में पढ़ना है। शांति शिक्षा में ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, मूल्यों को पढ़ना है, मतलब आपके व्यक्तित्व का विकास, सामाजिकता और कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं, सहपाठी से संबंध आपका कैसा होना चाहिए, इसका विकास करना है, पारस्परिक समझ क्या होना चाहिए, चरित्र एवं नैतिक शिक्षा, ये मोरल साइंस का पूरा है आपका टॉपिक, ये आपको यही सिखाएगा कि कैसे व्यवहार करना है, ठीक है, हिंसा नहीं करते हैं और क्या क्या चीजें हमारे अंदर अवगुण है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये चीजें हम इसमें सीखेंगे। व्यवहारवाद और व्यवहार, हिंसा, भारत में शांति के लिए दार्शनिक चिंतन, तनाव प्रबंधन तथा आंतरिक शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकार, भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता, वैश्वीकरण और शांति, सतत विकास, ये आपको पढ़ना है। इसमें कुल छोटा छोटा टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं अभी तक तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अभी तक आप ये जान गए होंगे कि एक एक चीज आपको मैंने बताया जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है, और एक एक टॉपिक बताया जो शायद ही कोई अभी तक बताया होगा, या फिर बताया भी होगा तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट बताता है, कोई कुछ बताता है, ठीक, लेकिन मैंने आपको प्रयास किया कि एक एक टॉपिक समझाऊं हर एक सब्जेक्ट्स के जो आपको पढ़ना है, ठीक, जो आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर जो भी अपडेट्स आए आपके पास उनकी हम अच्छे से चर्चा कर सके, उन पर हम विस्तार से बात कर सके, ठीक। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।
ठीक है। इन्हें अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा जो वर्तमान में अभी 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा फर्दर किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये लगता है तो लाइक से बता दीजिएगा, कमेंट में अगर कोई प्रश्न है तो उसको पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो के साथ, और भी एनहेंस करने वाले नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। कोई ऐसी अपडेट आती है तो जरूर साझा करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।